मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। ये कहानियां मनोरंजन के साथ साथ गूढ़ नैतिक शिक्षाएं भी देती हैं। बीरबल की चतुराई, न्याय बुद्धि और तत्काल निर्णय लेने की क्षमता हर बार लोगों को प्रभावित करती थी। आज की यह कहानी एक ऐसी परीक्षा की है जिसमें बीरबल को एक साथ नीति, ईमानदारी, चतुराई और साहस का परिचय देना पड़ा। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर दरबार में बैठे अपने मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे थे। चर्चा का विषय था, राजा को अपने राज्य के मंत्री से क्या अपेक्षा करनी चाहिए। सभी दरबारी अपनी अपनी बातें कह रहे थे। कोई निष्ठा की बात करता, कोई चतुराई की, कोई कठोरता की। लेकिन अकबर को संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार एक मंत्री में सबसे आवश्यक गुण क्या होना चाहिए? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, एक मंत्री में चतुराई, नीति, विनम्रता और साहस, ये चारों गुण होने चाहिए। यदि इनमें से एक भी कमी हो तो वह मंत्री कभी राज्य का भला नहीं कर सकता। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तो क्यों न इन चारों गुणों की परीक्षा ली जाए? बीरबल, तुम्हें मैं एक कठिन नीति परीक्षा देना चाहता हूं। यदि तुम इसमें सफल हो गए तो पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारे नाम की धाक होगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं जहांपना। परीक्षा की घोषणा। अगले दिन अकबर ने पूरे दरबार में घोषणा की, बीरबल को राज्य के सबसे कठिन प्रदेश जैसलमेर की सीमा पर भेजा जाएगा, जहां पर आए दिन चोरी, रिश्वतखोरी और बगावत की घटनाएं सामने आती रहती हैं। बीरबल वहां 3 सप्ताह में व्यवस्था ठीक करेंगे और राज्य के नियम लागू कराएंगे। परंतु उन्हें कोई सैनिक, कोई कोष या दरबारी सहायता नहीं मिलेगी। केवल उनका विवेक ही उनकी ताकत होगा। सभी दरबारी चकित रह गए। यह कार्य अत्यंत कठिन था। जैसलमेर की सीमा पर रहने वाले जमींदारों ने राज्य की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया था। वहां हर कोई अपने हिसाब से शासन चलाता था। बीरबल ने बिना एक शब्द बोले सिर झुकाया और यात्रा के लिए प्रस्थान किया। जैसलमेर की सीमा पर। बीरबल जब जैसलमेर पहुंचे, वहां का वातावरण भय और अराजकता से भरा था। गांवों में लूट, रिश्वत, अत्याचार और अन्याय खुलेआम चल रहा था। वहां का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था ठाकुर रुद्र प्रताप, जो स्वयं को राजा से भी ऊपर समझता था। बीरबल ने पहले दिन ही वहां के ग्रामवासियों को बुलाया और उनसे पूछा, तुम लोग इतने भय में क्यों जी रहे हो? एक वृद्ध बोला, हुजूर, यहाँ राज्य के कानून नहीं चलते। ठाकुर जो कहता है वही अंतिम होता है। हमने कई बार दरबार में गुहार लगाई पर कोई सुनवाई नहीं हुई। बीरबल ने कहा, अब से राज्य का कानून ही सर्वोपरि होगा, और यदि कोई ठाकुर उसे नहीं मानेगा तो वह दंडित होगा। पहली नीति, चतुराई। बीरबल ने सीधा ठाकुर रुद्र प्रताप से मिलने का निश्चय किया। सबने उसे रोका, कहा कि वह बहुत क्रूर है, लेकिन बीरबल नहीं डिगे। जब बीरबल ठाकुर से मिले, उसने व्यंग्य से पूछा, तो तुम हो बीरबल, वह जो दिल्ली के दरबार में बादशाह को कहानियों से रिझाता है? अब यहाँ क्या करने आए हो? बीरबल ने शांति से कहा, मैं राजा के आदेश से आया हूँ, राज्य के कानून को पुनः स्थापित करने। ठाकुर हंस पड़ा, यहाँ केवल मेरी मर्जी चलती है। अब या तो तुम मेरी बात मानो या फिर लौट जाओ। बीरबल ने उसी दिन अपने लिए गांव के बाहर एक नीम के पेड़ के नीचे आसन लगाया और एक घोषणा की, जो भी अन्याय से पीड़ित हो वह मेरे पास आए। बिना डर के। धीरे धीरे लोग आने लगे। बीरबल ने कोई दंड नहीं दिया, बस सुनता रहा।
लेकिन एक रजिस्टर में सबका नाम, घटना और दोषियों का उल्लेख करता गया। साथ ही हर पीड़ित से एक बात पूछता, क्या तुम एक दिन बिना भय के जीना चाहते हो? और उत्तर होता, हाँ। दूसरी नीति, ईमानदारी। बीरबल ने अब सभी गवाहों और साक्ष्यों को इकट्ठा किया और एक गुप्त योजना बनाई। उसने गांव के बच्चों को पास बुलाया और कहा, जो भी ठाकुर के लोग रिश्वत लेते हों, उनका नाम मुझे लाकर बताओ। बदले में मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। बच्चों ने पूरा चित्रण करना शुरू कर दिया, किसने कब क्या लिया, किसके आदेश से क्या हुआ। बीरबल ने किसी को नहीं रोका, न डांटा, न धमकाया, बस सब कुछ लिखता गया। अब उसके पास पूरी तस्वीर थी। तीसरी नीति, साहस। एक दिन ठाकुर की सभा चल रही थी, तभी बीरबल सीधे भीतर चला गया। उसके हाथ में वही रजिस्टर था। उसने ठाकुर से कहा, रुद्र प्रताप, अब इस क्षेत्र की जनता जाग चुकी है। तुम्हारा भय अब नहीं चलेगा। ये देखो, यह सभी गवाहियां और घटनाएं हैं तुम्हारे अन्याय की। अब तुम्हें बादशाह के सामने चलना होगा। ठाकुर ने क्रोध में आकर तलवार खींच ली। लेकिन तभी गांव के सैकड़ों लोग वहां पहुंच गए। बुजुर्ग, स्त्रियां, युवक सब बीरबल के पीछे खड़े हो गए। बीरबल ने कहा, राज्य की असली शक्ति प्रजा में होती है और प्रजा अब जाग चुकी है। ठाकुर को झुकना पड़ा। वह पकड़ा गया और दिल्ली भेजा गया। चौथी नीति, विनम्रता। काम खत्म हो चुका था, लेकिन बीरबल ने अपनी विजय का कोई प्रदर्शन नहीं किया। उसने सब ग्रामवासियों से कहा, मैं केवल माध्यम हूं। असली परिवर्तन तुम्हारे भीतर से आया है। यदि तुम इसी तरह संगठित रहोगे तो कभी कोई अत्याचारी शासन नहीं कर पाएगा। बीरबल ने वहां विद्यालय, पंचायत और न्यायगृह की स्थापना की। साथ ही सबसे ईमानदार ग्रामवासी को ग्रामपाल नियुक्त किया। वापसी और सम्मान। 3 सप्ताह बाद बीरबल दिल्ली लौटे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने इतनी जल्दी कैसे व्यवस्था सुधार दी? बीरबल ने मुस्कराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, नीति केवल कड़े कानून से नहीं चलती। उसमें चतुराई, ईमानदारी, साहस और विनम्रता का मिश्रण होना चाहिए। मैं यदि केवल डरा देता तो लोग सहम जाते। यदि केवल बात करता तो लोग सुनते नहीं। लेकिन मैंने सबको साथ लेकर परिवर्तन किया। अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को राजनीति सम्राट की उपाधि दी और दरबार में सार्वजनिक रूप से कहा, बीरबल केवल मेरा मंत्री नहीं, मेरी आंख, कान और विवेक हैं। और मैं गर्व करता हूं कि मेरे राज्य में ऐसा बुद्धिमान, नीतिवान और जनप्रिय व्यक्ति है। निष्कर्ष। बीरबल की यह परीक्षा केवल एक क्षेत्र को सुधारने की नहीं थी, बल्कि यह सिद्ध करने की थी कि अच्छे शासक का सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं, नीति होती है। और नीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसमें चतुराई, ईमानदारी, साहस और विनम्रता का समावेश न हो। बादशाह अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास के वे अमूल्य रत्न हैं, जो केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि नैतिक शिक्षा और व्यावहारिक ज्ञान भी प्रदान करती हैं। बीरबल की सूझबूझ, तर्क बुद्धि और लोगों की मानसिकता को पढ़ने की विलक्षण क्षमता उन्हें शेष दरबारियों से अलग बनाती थी। यह कहानी एक ऐसे षड्यंत्र की है जिसमें बादशाह अकबर के विरुद्ध विद्रोह की योजना बन रही थी और बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और गुप्त नीति से न केवल षड्यंत्र को उजागर किया, बल्कि पूरे राज्य को संकट से बचा लिया। दरबार की हलचल। एक दिन अकबर के दरबार में अस्वाभाविक सी शांति थी। सभी दरबारी अपनी कुर्सियों पर तो बैठे थे, पर किसी की भी आंखों में सामान्य चंचलता या जिज्ञासा नहीं थी।
बीरबल ने चारों ओर दृष्टि घुमाई और स्थिति को भांपते ही वह समझ गए कि कोई न कोई बड़ी बात दरबार में छुपी हुई है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे गुप्तचरों ने जानकारी दी है कि राज्य के भीतर ही कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। कौन कर रहा है यह पता नहीं चला है, लेकिन षड्यंत्रकारी हमारे ही किसी विश्वसनीय व्यक्ति से जुड़ा है। यह सुनते ही दरबार में सनसनी फैल गई। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे 2 सप्ताह का समय दें। मैं इस षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचकर आपके समक्ष उसका चेहरा प्रस्तुत करूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, पर यह ध्यान रहे कि यदि तुम असफल हुए तो तुम्हारी प्रतिष्ठा भी दांव पर होगी। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। षड्यंत्र की गहराई। बीरबल ने तुरंत ही दरबार से बाहर निकलकर अपने गुप्त खोजी अभियान की शुरुआत की। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद सेवकों को अलग अलग नगरों में भेजा, साथ ही स्वयं गुप्त वेश में राजधानी के प्रमुख व्यापारियों और सरदारों से मिलने लगे। 3 दिन बाद उन्हें पहली सुराग मिली। एक दूरस्थ जमींदार वीरसिंह राठौर पिछले कुछ समय से अपने इलाके में सैनिकों की नियुक्ति कर रहा था और वहां राज्य का कोई अधिकारी नहीं जा पा रहा था। बीरबल ने सोच लिया, यह खेल यहीं से शुरू हुआ है। गुप्त नीति की शुरुआत। बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने अकबर से अनुमति लेकर व्यापारी के वेश में वीरसिंह के किले की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ एक गुप्तचर भी सेवक के रूप में था। वीरसिंह के क्षेत्र में पहुंचकर उन्होंने वहां की स्थिति का अवलोकन किया। सैनिकों का प्रशिक्षण, गोला बारूद का भंडारण और दरबारियों के आगमन की गोपनीयता देखकर बीरबल को पूरा विश्वास हो गया कि यहीं से बगावत की तैयारी चल रही है। बीरबल ने वीरसिंह के दरबार में व्यापारी के रूप में प्रवेश किया और कहा, महाराज, मैं खुरासान से आया व्यापारी हूं। मैं जानता हूं कि दिल्ली जल्द ही गिरने वाली है। मुझे जानकारी है कि अब नया युग आएगा और मैं आपके लिए हथियारों की आपूर्ति कर सकता हूं। वीरसिंह उसकी बातों में आ गया। दूसरा मोर्चा, दिल्ली दरबार में फैलती अफवाहें। उधर बीरबल की अनुपस्थिति में दरबार में कुछ दरबारी बीरबल की नीतियों की आलोचना कर रहे थे। खासतौर से राजा टोडरमल और राजा मानसिंह के बीच यह चर्चा चल रही थी कि बीरबल को इस मामले में नहीं भेजना चाहिए था। कुछ दरबारियों ने तो यह तक कहना शुरू कर दिया कि बीरबल स्वयं ही षड्यंत्रकारियों से मिल गए होंगे, इसलिए अभी तक कोई खबर नहीं आई। अकबर भी चिंतित थे। उन्होंने गुप्त संदेश के द्वारा बीरबल से स्थिति जाननी चाहिए, लेकिन बीरबल ने कोई उत्तर नहीं भेजा। वीरसिंह की परीक्षा। 20वें दिन बीरबल ने वीरसिंह के दरबार में घोषणा की, मैं कल रात्रि को दिल्ली से विशेष हथियारों की खेप ला रहा हूं, जिसमें तोप, तलवारें और बारूद शामिल हैं। लेकिन इनका मूल्य पहले ही देना होगा, 500 अशर्फिया। वीरसिंह ने बिना किसी हिचकिचाहट के वह रकम दे दी। अब बीरबल को पूरा विश्वास हो गया कि यह षड्यंत्र मात्र मनगढ़ंत नहीं बल्कि सच्चाई है। उन्होंने वीरसिंह के किले में ही अपने गुप्तचर को छोड़ा, जो हर गतिविधि पर नजर रख सके और स्वयं गुप्त रूप से दिल्ली लौट आए। असली साजिश का पर्दाफाश। अकबर ने जब बीरबल को दरबार में देखा तो कुछ चकित हुए और कुछ दरबारियों ने ताना भी मारा। लगता है व्यापारी बनकर व्यापार करने चले गए थे। बीरबल मुस्कराए और अकबर से बोले, जहांपनाह, मैं आपके सामने एक सच्चाई प्रस्तुत करना चाहता हूं। उन्होंने वीरसिंह राठौर की योजना, सैनिकों की संख्या, गोला बारूद और भविष्य की रणनीति सब विस्तार से बयान किया। फिर उन्होंने 500 अशर्फिया दरबार में रखीं और कहा, यह उस विश्वास की कीमत है जो उसने मुझ पर रखी। अकबर स्तब्ध रह गए, लेकिन बीरबल रुके नहीं। उन्होंने आगे कहा,
जहां पनाह, यह साजिश अकेले वीर सिंह की नहीं है। उसके साथ दरबार का एक मंत्री भी है जिसने उसके साथ गुप्त संवाद बनाए रखा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने धीरे से एक नाम लिया, मंत्री अजहर खान। अजहर खान का चेहरा उतर गया। बीरबल ने उसके और वीर सिंह के बीच के गुप्त पत्र दरबार में प्रस्तुत किए। अकबर ने तुरंत अजहर खान को बंदी बनाने का आदेश दिया। दरबार में बीरबल का सम्मान। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरी जान बचाई बल्कि राज्य को संकट से भी मुक्त किया। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और नीति कौशल की जितनी सराहना की जाए वह कम है। फिर उन्होंने पूरे दरबार के सामने घोषणा की, आज से बीरबल को राजगुप्त नीति विजेता की उपाधि दी जाती है और राज्य के सभी गुप्तचरों के संगठन का सर्वोच्च अधिकारी बनाया जाता है। बीरबल की सीख। दरबार के बाहर निकलते समय एक युवा मंत्री ने बीरबल से पूछा, आपने जान की परवाह किए बिना यह कार्य क्यों किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजनीति में सच्चाई को उजागर करने के लिए कभी कभी झूठ का आवरण लेना पड़ता है, परंतु नीयत साफ होनी चाहिए। बुद्धि का उपयोग केवल शत्रु को हराने के लिए नहीं बल्कि राज्य की रक्षा के लिए होना चाहिए। निष्कर्ष। यह कहानी केवल एक षड्यंत्र को विफल करने की नहीं बल्कि उस नीति, साहस और दूरदर्शिता की है जो बीरबल जैसे चतुर और ईमानदार मंत्री को महान बनाती है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि केवल तलवार से राज्य नहीं बचते, बुद्धि की धार उससे कहीं अधिक तेज होती है। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि वे हमें न्याय, चतुराई और मानवीय व्यवहार की गहराइयों का परिचय भी कराती हैं। आज की यह कथा बीरबल की छिपी चालाकी ऐसे ही एक रोचक किस्से पर आधारित है, जिसमें बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल मुसीबत टालते हैं बल्कि पूरे दरबार को चकित कर देते हैं। प्रस्तावना। दरबार में उठता संदेह। एक दिन जब सम्राट अकबर अपने भव्य दरबार में अपनी गद्दी पर आसीन थे, तभी एक व्यापारी रोते बिलखते दरबार में आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे, चेहरा धूल धूसरित और आंखों में भय स्पष्ट था। महाराज, वह चीखा, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरी जीवन भर की कमाई लूट ली गई है और दोषी कोई आम चोर नहीं बल्कि आपकी सेनाओं का ही एक अधिकारी है। पूरे दरबार में खलबली मच गई। सैनिकों में से कुछ असहज हो उठे। अकबर ने क्रोधित होते हुए कहा, कौन है वह? नाम लो और साक्ष्य दो। हमारे राज्य में न्याय सर्वोपरि है। व्यापारी ने बताया कि कुछ दिन पूर्व वह दक्षिण के व्यापारिक नगरों से कीमती वस्तुएं लेकर लौट रहा था। रास्ते में उसे महाराज के एक सेनाधिकारी ने रोका, जबरन तलाशी ली और सोने चांदी की थैली यह कहकर रख ली कि यह शाही कर है। पर वह थैली वापस नहीं की गई और न ही कोई रसीद दी गई। क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? अकबर ने पूछा। व्यापारी ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, उस समय भय के कारण मैं कुछ कह न सका, पर मेरी आंखें उस अधिकारी को पहचानती हैं। तो दिखाओ कौन था वह? अकबर ने आदेश दिया। व्यापारी दरबार में चारों ओर नजर दौड़ाने लगा और कुछ क्षणों बाद उसने एक व्यक्ति की ओर उंगली उठाई, सेनानायक घनश्याम सिंह। दरबार स्तब्ध हो गया। बीज डालना। बीरबल की चुप्पी। घनश्याम सिंह दरबार में अत्यंत सम्मानित अधिकारी थे, ईमानदार, अनुशासित और निष्ठावान। व्यापारी का यह आरोप अप्रत्याशित था। घनश्याम सिंह। अकबर बोले, तुम इस पर क्या कहना चाहते हो? महाराज, उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैं निर्दोष हूं। मैंने इस व्यापारी को कभी नहीं देखा। यह कोई षड्यंत्र है।
अब समस्या यह थी कि व्यापारी का आरोप केवल एक पहचान पर आधारित था, न कोई गवाह न कोई दस्तावेज। अकबर ने दरबारियों से सलाह ली, लेकिन सभी असमंजस में थे। तभी अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी, जो आज सामान्य से शांत और विचारशील थे। बीरबल, तुम क्या सोचते हो? सम्राट ने पूछा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यह मामला गंभीर है। यदि कोई निर्दोष को फंसाया जा रहा है तो यह भी अन्याय है, और यदि दोषी छूट गया तो न्याय का अपमान। मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं सत्य सामने लाकर रहूंगा। अकबर ने स्वीकृति दे दी। तह में उतरना, बीरबल की गुप्त योजना। बीरबल ने 2 दिन तक सार्वजनिक रूप से इस मामले पर कोई चर्चा नहीं की, परंतु उनके भरोसेमंद सेवक इधर-उधर व्यापारियों और सिपाहियों से चुपचाप जानकारी एकत्र करने लगे। दूसरी रात बीरबल छुपे रूप में उस सराय में पहुंचे जहां व्यापारी रुका था। वहां उन्होंने सराय के मालिक से पूछताछ की और पता चला कि व्यापारी सचमुच रुका था। कुछ लोगों ने उसे एक सिपाही के साथ जाते भी देखा था, परंतु कोई उसे पहचान नहीं पाया। बीरबल ने व्यापारी को बुलवाया और कहा, तुम्हें वह थैली याद है? जी हाँ महाराज। वह लाल मखमल की थी, जिस पर सोने की कढ़ाई थी। ठीक है, बीरबल बोले, कल तुम दरबार में उसी जैसी नकली थैली लेकर आना और कहना कि किसी अजनबी ने रात को तुम्हें वह थैली लौटाई है। पर ध्यान रहे, इसमें कोई असली सोना न हो। व्यापारी ने वैसा ही किया। रहस्य का उद्भेदन, बीरबल का नाटक। अगले दिन व्यापारी ने दरबार में आकर कहा, महाराज, आश्चर्य की बात है। कल रात कोई अजनबी मेरी खिड़की के पास थैली रख गया। वही थैली जिसमें मेरा सोना था। अकबर चौंके, पर बीरबल ने आगे कहा, वाह, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। महाराज, यह स्पष्ट है कि दोषी को डर लगने लगा और उसने चोरी की वस्तु लौटा दी। फिर उन्होंने दरबारियों से कहा, अब मैं एक प्रयोग करूंगा। इस थैली को सभी अधिकारियों को एक-एक करके दीजिए। देखिए किसके हाथों में पकड़ते ही वह असहज हो जाता है। थैली घूमती रही। जब वह घनश्याम सिंह के हाथ में पहुंची, उन्होंने थैली को बड़ी सहजता से लिया और देखा, परंतु उनके चेहरे पर पसीना झलकने लगा। बीरबल ने कहा, महाराज, यही है मानव स्वभाव, अपराध छुपता नहीं। दोषी व्यक्ति चाहे कुछ भी कहे, उसका शरीर सच्चाई बयां कर देता है। पर यह कोई प्रमाण नहीं। घनश्याम सिंह बोले, मैं उत्तेजित इसलिए हुआ क्योंकि मुझे बार बार बदनाम किया जा रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैंने भी यही सोचा था, इसलिए थैली में मैंने कुछ खास रखा था, एक ऐसा पाउडर जो छूते ही हथेली पर नीला रंग छोड़ देता है। यदि आपने सच में नहीं छुआ होता तो आपके हाथ साफ रहते। बीरबल ने उनकी हथेली दिखाने को कहा। हथेली पर हल्का नीला दाग था, जो घबराहट में वह पोंछ नहीं पाए थे। अब कोई शक नहीं बचा था। अंतिम मोड़, परत दर परत खुलती चाल। घनश्याम सिंह घुटनों पर गिर पड़े। माफ कीजिए महाराज, मैं अपनी पत्नी के इलाज के लिए धन जुटा रहा था। मुझे भ्रम हुआ कि मैं तो राजसेवक हूँ, थोड़ी सी राशि क्या अंतर लाएगी। पर अपराध तो अपराध है। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने हमारे विश्वास को तोड़ा। बीरबल, तुम्हारी युक्ति ने एक बार फिर न्याय को बचाया है। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, पर यह बताओ, तुमने व्यापारी को थैली लौटाने की बात कैसे सिखाई? और नकली थैली क्यों? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, असली चोरी की थैली अब मिलना असंभव था, पर एक नकली थैली भी दोषी को असहज कर सकती थी। और वह हुआ।
व्यापारी के झूठे बयान ने दोषी को भ्रम में डाल दिया और मैंने उसे वहीं पकड़ लिया। उपसंहार। न्याय की जय। घनश्याम सिंह को सेवा से निलंबित किया गया और व्यापारी को राज्य कोष से पूरी क्षतिपूर्ति दी गई। बीरबल को न्याय और चातुर्य के लिए सम्मानित किया गया। उस दिन अकबर ने दरबार में सबके सामने कहा, बीरबल जैसे मंत्री ही किसी राज्य की असली संपत्ति होते हैं। तलवार से नहीं, बुद्धि से जो युद्ध जीतते हैं वही सच्चे योद्धा हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। सीख। किसी भी अपराध को छुपाना कठिन है। दोषी चाहे जितनी भी चालाकी कर ले, अंत में उसका व्यवहार ही उसे पकड़वाता है। सत्य और बुद्धिमत्ता की संगति हमेशा न्याय को जन्म देती है। अकबर और बीरबल की जोड़ी इतिहास की सबसे मशहूर जोड़ियों में से एक मानी जाती है। अकबर बादशाह की दूरदर्शिता और बीरबल की बुद्धिमत्ता जब एक साथ मिलती थी, तब न्याय की ऐसी मिसालें कायम होती थीं, जिन्हें सुनकर आज भी लोग चकित हो जाते हैं। प्रस्तुत है एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी, बीरबल और खोया हुआ सम्मान, जिसमें बीरबल एक साधारण ग्रामीण की प्रतिष्ठा को न सिर्फ लौटाते हैं, बल्कि दरबार को भी एक महत्वपूर्ण सीख देते हैं। प्रस्तावना। दरबार में आया एक अजनबी। यह घटना अकबर के शासनकाल के मध्य की है। एक दिन दरबार चल रहा था। सभी मंत्री, दरबारी, सिपाही और विद्वान अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। सम्राट अकबर गद्दी पर विराजमान थे। तभी एक अजीब दृश्य देखने को मिला। एक बुजुर्ग ग्रामीण धूल से सना, फटे हुए कपड़े पहने, घुटनों के बल चलते हुए दरबार में आया। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा अत्यंत व्यथित। महाराज, उसने करुण स्वर में कहा, मुझे न्याय चाहिए, अन्यथा मैं यमुना में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अकबर को उसकी दशा देख सहानुभूति हुई। उन्होंने उसे पानी पिलाने और विश्राम देने का आदेश दिया और फिर पूछा, कहो वृद्ध, किसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है? उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मैं बिहार प्रांत के एक गांव से आया हूं। मेरा नाम शंकरू है। मेरे गांव के जमींदार ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और मेरी बेटी की शादी में मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब कोई मेरी बेटी से रिश्ता नहीं करना चाहता। अकबर ने चौंककर पूछा, क्या तुमने वास्तव में कुछ चुराया था? नहीं महाराज, मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, न चोरी की है। मैंने केवल उनका पुराना कर्ज चुकाने की मोहलत मांगी थी और बदले में उन्होंने मुझे चोर कहकर गांव भर में ढिंढोरा पिटवा दिया। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल, जो शांत बैठकर सब देख रहे थे, उन्होंने अकबर की ओर देखा। बादशाह ने बिना कुछ कहे संकेत दिया, अब यह काम तुम्हारे हाथ में है। बीज बोना। बीरबल की पहली योजना। बीरबल ने उठकर शंकरू की ओर देखा और बड़े ही सौम्य स्वर में कहा, चिंता मत करो बाबा, अब तुम्हारी प्रतिष्ठा को कोई धूल नहीं लगा सकता। हम सत्य को उजागर करेंगे। अगले ही दिन बीरबल कुछ गुप्तचरों को बिहार के उस गांव में भेजते हैं जहां से शंकरू आया था। उन्होंने उन्हें दो काम सौंपे। एक, जमींदार का व्यवहार जानना। दो, गांव वालों से यह पता लगाना कि वास्तव में चोरी हुई थी या नहीं। गुप्तचर 2 दिनों बाद लौटे। उन्होंने बताया, जमींदार बहुत घमंडी और लालची था। शंकरू गांव में ईमानदार और सम्मानित किसान के रूप में जाना जाता था, परंतु जमींदार ने सभी ग्रामीणों को यह कहकर डरा दिया था कि जो शंकरू के पक्ष में बोलेगा, उसकी जमीन छीन ली जाएगी। बीरबल को अब यह समझने में देर न लगी कि मामला कहीं अधिक गंभीर है। खेल शुरू। बीरबल का पहला प्रहार। अब बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने अकबर को सलाह दी कि वे एक घोषणा करें।
राज्य में जहां भी किसी पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया है, वह व्यक्ति दरबार में आकर अपने पक्ष में सफाई दे सकता है। यदि प्रमाणित हुआ कि इल्जाम झूठा था, तो उसका मान सम्मान लौटाया जाएगा और दोषी को दंड मिलेगा। यह घोषणा आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। कुछ ही दिनों में दर्जनों लोग दरबार में पहुंचने लगे। शंकरू का मामला भी उनमें सम्मिलित किया गया। बीरबल ने उसे दरबार में लाकर बैठाया और कहा, आज हम तुम्हारे गांव के जमींदार का भी न्याय करेंगे। बीरबल ने खास संदेश भेजकर उस जमींदार को दरबार में बुलवाया। मुकाबला जमींदार का आत्मविश्वास। 3 दिन बाद वह जमींदार भारी रथ में चढ़कर दरबार पहुंचा। उसके साथ कई सेवक, सिपाही और झूठे गवाह भी थे। वह अहंकार में चूर था। दरबार में आते ही उसने कहा, महाराज, यह आदमी एक झूठा और धोखेबाज किसान है। इसने मेरी हवेली से 2 चांदी के गिलास चुराए थे। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? हाँ, मेरे 2 सेवक गवाह हैं, उसने कहा। दोनों सेवकों को बुलाया गया। वे पहले से सिखाए हुए थे। उन्होंने एक स्वर में कहा, हमने उसे गिलास चुराकर भागते देखा था। बीरबल मुस्कराए और बोले, ठीक है। अब हम एक विशेष जांच करेंगे, सत्य का पिंजरा। बीरबल का जाल, सत्य का पिंजरा। बीरबल ने एक विशाल पिंजरा मंगवाया। उसमें एक तोता था, जिसे बोलना सिखाया गया था। बीरबल ने सबके सामने कहा, यह पिंजरे का तोता झूठ और सच में अंतर कर सकता है। जिसकी आत्मा साफ होगी, वह पिंजरे में हाथ डालेगा और तोता शांत रहेगा। पर जो झूठ बोलेगा, वह चिल्लाएगा, झूठा, झूठा। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। बीरबल ने पहले शंकरू से कहा, बाबा, आप सबसे पहले पिंजरे में हाथ डालिए। शंकरू ने निःसंकोच पिंजरे में हाथ डाला। तोता शांत बैठा रहा। अब बारी जमींदार की थी। वह थोड़ा हिचकिचाया, फिर बेमन से पिंजरे के पास गया। जैसे ही उसने हाथ डाला, तोता चीखा, झूठा, झूठा। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। जमींदार सकपका गया। यह कोई चाल है। बीरबल बोले, हाँ, चाल है। पर उस चाल में फंसे सिर्फ वही लोग जाते हैं जो अपराधी होते हैं। दरअसल यह तोता साधारण है, पर मैंने पिंजरे के अंदर के छड़ियों पर एक विशेष गीली स्याही लगाई थी। जिसने भी सचमुच विश्वास के साथ हाथ डाला, उसके हाथ पर वह रंग लगा, पर जिसने डर से हाथ छुआ तक नहीं, उसकी पोल खुल गई। बीरबल ने जमींदार के हाथ दिखवाए, वे पूरी तरह सूखे थे। सत्य की विजय, दरबार में हुआ न्याय। अब कोई संदेह नहीं रह गया। जमींदार अपराधी सिद्ध हुआ। अकबर ने कड़ी आवाज में कहा, जमींदार, तुम्हारा यह अपराध बहुत घिनौना है। तुमने न केवल एक ईमानदार व्यक्ति को बदनाम किया, बल्कि पूरे गांव के न्याय को अपमानित किया। तुम्हारी जमीनें जब्त की जाएंगी और पीड़ित को मुआवजा दिया जाएगा। फिर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, एक बार फिर तुमने अपनी चतुराई और न्याय बुद्धि से सत्य को उजागर किया है। इस वृद्ध की खोई प्रतिष्ठा लौटाकर तुमने दरबार की गरिमा को बढ़ाया है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। उपसंहार, एक नए जीवन की शुरुआत। शंकरू को सम्मानित किया गया। उसे उसकी जमीनें वापस दी गईं और उसके गांव में ढिंढोरा पिटवाया गया कि शंकरू निर्दोष था। उसकी बेटी की शादी उसी माह संपन्न हुई। अकबर ने स्वयं उपहार भिजवाए। यह कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है, जहां शंकरू रहा करता था। बच्चे कहते हैं,
जिसका साथी बीरबल हो उसका न्याय कभी नहीं छिनता। सीख। झूठ कितना भी शक्तिशाली लगे, सत्य हमेशा विजयी होता है। किसी गरीब या निर्बल को कभी भी कमजोर न समझें। जब सत्य उसकी ढाल हो तो वह सबसे ताकतवर होता है। न्याय के लिए केवल कानून नहीं, बुद्धि और करुणा भी आवश्यक